पुराना फिनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हमें पता है कि जीएसटी में रेगुलर बेसिस पर नए नए चेंजेस होते रहते हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स की तरह जीएसटी में भी नए फिनेंशियल ईयर को स्टार्ट करने से पहले, नए फिनेंशियल से रिलेटेड रिटर्न भरने से पहले हमें जीएसटी में क्या क्या अपडेट्स आए हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपनी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी को सही तरीके से अपडेट कर सकें और अपनी बुक्स को सही तरीके से मेंटेन कर सकें। तो आइए आज हम जानते हैं जीएसटी अपडेट 2025 कि जीएसटी में हमारे क्या क्या चेंजेस हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ सीए पिंकी अग्रवाल, नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जीएसटी के अपडेट करके जीएसटी के बारे में सही तरीके से पूछकर अपने कंप्लाइंस को सही तरीके से करेंगे। पहला चेंजेस है कि 30 डेज़ की टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस जनरेशन। इनवॉइस को जनरेट करने के लिए 30 डेज़ की टाइम लिमिट कर दी गई है। ये टाइम लिमिट जिनकी टर्नओवर, जिन कंपनीज़ की या जिस भी कंपनी की या फर्म की या एसोसिएशन की या बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, उसको इनवॉइस जनरेट करने की टाइम लिमिट 30 डेज़ है। पहले ये टाइम लिमिट 100 करोड़, जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होती थी, उस पर एप्लीकेबल होती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये टाइम लिमिट को, ये आपकी टर्नओवर लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है। इस टर्नओवर लिमिट को रिड्यूस करके ये 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। मीन्स 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की यदि आपकी टर्नओवर है तो इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपके पास टाइम लिमिट केवल 30 डेज़ की है। मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। अब ये मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या है? आपको पता है जीएसटी पोर्टल पर चाहे हमें इनवॉइस जनरेट करना हो, ई-वे बिल जनरेट करना हो, तो ये सब इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। अब ये इसको MFA के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ये MFA क्या है? जिसमें 2 और लॉगिन करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, वो आपका MFA है। पहले क्या होता था, जीएसटी पोर्टल पर यदि किसी के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता था तो कोई भी बंदा आपका जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपका जीएसटी पोर्टल चेक कर सकता था। लेकिन अब ये इस पर यूज़र आईडी प्लस पासवर्ड के साथ साथ एक OTP सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक OTP जनरेट होगा, जिसके थ्रू आप जीएसटी पोर्टल को ओपन कर पाएंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये आपकी ऑप्शनल है। क्यों नीडेड है? ताकि आपके फ्रॉड के चांस कम से कम हो। जो भी बंदा आपके पोर्टल को लॉगिन करेगा तो अब आपके पास OTP आएगा, वो आपके विदाउट OTP लिए आपके पोर्टल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो आपको पता रहेगा कि किसने मेरा पोर्टल लॉगिन किया है। तो इसके लिए अपने स्टाफ को या मेंबर्स को, जो भी आपकी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनको अपडेट कर दें। पहले क्या होता था कि जिसकी टर्नओवर की लिमिट, उन टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, उन पर ये सुविधा दी गई थी। लेकिन अब ये सुविधा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर है, मतलब आपकी कितनी भी कम टर्नओवर है तब भी आपके पास लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स में जब भी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो एक OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट करने के थ्रू ही आपका पोर्टल ओपन हो पाएगा। थर्ड आता है ISD रजिस्ट्रेशन। एक सिंगल पैन पर यदि आपने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, मान लिया आपके पास हेड ऑफिस और डिफरेंट लोकेशन पर ब्रांचेज हैं, तो आपने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक पैन नंबर पर लिए होंगे। उस केस में आपको ITC का बेनिफिट पास ऑन करने के लिए ISD रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया गया था कि आपको 1 अप्रैल 2025 से ITC पास करने के लिए ISD रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और इसके साथ साथ आपकी GSTR 6 मंथली फाइलिंग होना भी कंपलसरी है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रही हूँ। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुंबई में आपका हेड ऑफिस है और आपकी ब्रांच दिल्ली और चेन्नई है, और आपने कोई भी एक सर्विस, लीगल सर्विस हेड ऑफिस में आपने ली है, लेकिन उसकी ITC को आपको तीनों ब्रांचेस में बाइफरकेट करना है।
तो ये ITC बाइफर्केशन आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपने IHD रजिस्ट्रेशन लिया होगा। ये IHD रजिस्ट्रेशन से आपके रॉन्गफुल ITC क्लेम ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो ये मैंडेटरी है, ना कि ऑप्शनल है। तो आपको जिनके पास भी मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन है, IHD रजिस्ट्रेशन यदि आपने नहीं लिया है तो IHD रजिस्ट्रेशन ले लें। नेक्स्ट आता है GST रेट में चेंजेस। दो चीज़ों में GST रेट में चेंज आया है। यूज्ड ऑफ ओल्ड कार, यदि आप यूज्ड कार आप सेल कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि कार की सेल पर GST रेट 12% और 18% डिपेंड ऑन द टाइप और उसके अकॉर्डिंग होता था कि स्मॉल कार है तो 12%, EV कार है तो 12%, अदर कार है तो 18%। अब टाइप, इंजन, इन सबको इग्नोर करते हुए एक सिंगल रेट कर दिया गया है जो कि 18% है। अब यूज्ड कार की सेल पर 18% GST लगेगा। ये एक मिथ थी। क्या नेगेटिव में यदि हम कार सेल कर रहे हैं तो भी GST हमें पे करना होगा? नहीं। यदि आप कार यूज्ड कार नेगेटिव में सेल कर रहे हैं तो ये GST आपको पे नहीं करना है। एक दूसरी मिथ थी कि क्या कोई भी बंदा यदि यूज्ड कार आपकी सेल कर रहा है तो वो GST पे करेगा, वेदर वो GST में रजिस्टर्ड है और नहीं, ये केवल रजिस्टर्ड सेकेंड हैंड कार डीलर के लिए ही रूल बनाया गया है। इसकी वैल्यूएशन मार्जिन मनी पर होगी। मार्जिन मनी को निकालने का तरीका सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस है। नेक्स्ट GST रेट में जो चेंज आया है वो है होटल इंडस्ट्री में। होटल इंडस्ट्री में टैरिफ कंसेप्ट को अबॉलिश कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से जो भी एक्चुअल प्राइस पे किया जाएगा उस पर GST की एप्लीकेबिलिटी आएगी। जो रूम्स होटल रूम्स हैं यदि वो 7500 पर नाइट से अबव है तो 18% की GST है, और उसमें यदि रेस्टोरेंट सर्विस भी आपको दी जा रही है तो उस पर भी सेम रेट 18% ही एप्लीकेबल होगा, और इस पर ITC बेनिफिट आपका अलाउड है। आप ITC क्लेम कर सकते हैं। GSTR 7 और GSTR 8 में भी फॉर्मेट को रिवाइज कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिन पर TDS या TCS कटता था, अब उसके फॉर्मेट में GSTR 7 और GSTR 8 के फॉर्मेट को रिवाइज कर दिया गया है। पहले कंसोलिडेट TDS TCS आता था, लेकिन अब वेंडर वाइज TDS TCS डाटा उसमें कैप्चर होगा ताकि आपका रिकन्सिलेशन हो सके। ITC पर्पस से सारे वेंडर वाइज ITC रिकन्सिलेशन ईजिली हो सके। GSTR 7 के फॉर्मेट में आपको डिडक्टी का GSTN, इनवॉइस डिटेल्स, अमाउंट पेड, टैक्स डिडक्टेड, सारी बाइफर्केशन वेंडर वाइज होंगी। और सेम GSTR 8 में आपका सारा डाटा होगा। GSTN सप्लायर का डिटेल सप्लाई की, ग्रोस सप्लाई क्या है, यदि रिटर्न हुआ है तो वो क्या है, नेट अमाउंट क्या है, टैक्स आपका IGST है, CGST है, SGST है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अब ई-वे बिल जनरेशन, ई-वे बिल जनरेशन की टाइम लिमिट 180 डेज है। आप ई-वे बिल 180 डेज तक ही जनरेट कर पाएंगे यदि आपने कोई एक्सटेंशन अप्लाई नहीं की है। यदि एक्सटेंशन अप्लाई किया है तो एक्सटेंशन के लिए टाइम लिमिट 360 डेज की दी गई है। ये सब ओल्ड और फेक इनवॉइस, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या होता था, पहले फेक इनवॉइस पर आप ई-वे बिल जनरेट कर देते थे, तो वो सब अवॉइड करने के लिए किया गया है। इसमें आपको ट्रांसपोर्टर या मैन्युफैक्चरर जो कि अपने मटेरियल को रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं या वेयरहाउस बिजनेस ही इम्पैक्ट करेंगे। GST एमनेस्टी स्कीम SPL 01, SPL 02 को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें वही रिटर्न्स आपकी 31 मार्च 2025 तक जो पेंडिंग है वही एप्लीकेबल होंगी। इसमें इंटरेस्ट और लेट फीस को वेव कर दिया जाएगा बशर्ते कि आपने सारा ड्यूज पे कर दिया गया है और 30 जून तक अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर दी गई हैं। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? स्मॉल बिजनेस जिनकी GSTR 3 भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अनरिजॉल्व नोटिसेज जिन टैक्स पेयर्स के अनरिजॉल्व नोटिसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, या फिर जिन टैक्स पेयर्स के नॉन कंप्लाइंस की वजह से GSTN कैंसिल कर दी गए हैं, वो GST एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं और अपना इंटरेस्ट और लेट फीस को वेव करा सकते हैं। जैसे कि पहले से ही आपको पता है कि जैसे ही न्यू फिनेंशियल ईयर शुरू होता है तो हमें GST में इनवॉइस की सीरीज़ को
अपना बनाते हैं, नई सीरीज़ बनाते हैं, फ्रेश इनवॉइस सीरीज़ बनाते हैं। ये फ्रेश इनवॉइस आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। यदि किसी भी टैक्स पेयर के मल्टीपल ब्रांचेज हैं, मल्टीपल लोकेशन पर आपकी ब्रांचेज बनी हुई हैं, तो आप उनके लिए सेपरेट इनवॉइस सीरीज़ भी बना सकते हैं। इसमें आपका सीक्वेंस में गैप्स नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नंबर्स नहीं होने चाहिए। ये सीरीज़ आप ब्रांचेस के अलावा अपनी सारे तरह के इनवॉइसेस के लिए भी सेपरेट बना सकते हैं। क्रेडिट नोट के लिए सेपरेट इनवॉइस सीरीज़, डेबिट नोट के लिए सेपरेट इनवॉइस सीरीज़ और नॉर्मल इनवॉइस के लिए अपनी सेपरेट इनवॉइस सीरीज़ और रिवर्स चार्ज के लिए सेपरेट इनवॉइस सीरीज़ बना सकते हैं। रियल टाइम डाटा शेयरिंग विद डिपार्टमेंट, हाँ जी, अब GSTN इंटीग्रेट करेगा रियल टाइम ट्रांजैक्शन डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, CBIC के साथ, स्टेट GST डिपार्टमेंट के साथ, जिससे क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटेड नोटिसेस आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। यदि आपका कहीं भी गैप है, टर्नओवर में गैप है, पैन में गैप है, ITC में गैप है, तो आपके पास ऑटोमेटेड नोटिसेस आ जाएंगे। जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होता है, GSTR में टर्नओवर उनकी डिफरेंट होती है, वो ये जानबूझकर नहीं होती है, वो रूल्स के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल और उनकी वजह से अलग होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टर्नओवर जो इनकम टैक्स में आपने डिक्लेयर करी है और जो GST में डिक्लेयर करी है, तो आप GSTR 9 में उसके गैप को फिल कर सकते हैं, उसमें रीज़न दे सकते हैं, अपनी रिटर्न्स में क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं ताकि वो गैप्स को मिटिगेट किया जा सके। यदि कोई भी गैप आता है तो आपके नोटिस के चांस बढ़ जाते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करें। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना ये नोटिफिकेशन एडवाइजरी जब भी आई थी तब डाला हुआ था। अब आप कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन HSN कोड में GSTR 1 में नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अब कोई भी HSN कोड में मैनुअल एंट्री पॉसिबल नहीं है। जो टेबल 12 बाइफरकेट की गई है B2B B2C सप्लाईज में, उसमें जो HSN कोड आता है, ये आप कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। ये आपका पहले जनवरी 25 में आपको बोला गया था, 8 जनवरी को इसकी एडवाइजरी आई है, लेकिन ये लेटेस्ट इसकी एडवाइजरी 11 अप्रैल 2025 पर आई है, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन आपकी नहीं हो पाएगी। जो मई 25 से आप रिटर्न भरेंगे, अप्रैल 25 की रिटर्न मई 25 में भरेंगे, उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन आपकी नहीं हो पाएगी। अब 3 वैल्यूज़ इन टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3 विल बी नॉन एडिटेबल। जी हाँ, ये भी एडवाइजरी आपकी 11 अप्रैल 2025 को आई थी, जिसमें आप 3B में कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ये ऑटो पॉपुलेटेड होगी। GSTR 1 या 1A में जो भी आपने डाटा फाइल किया हुआ है वो ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 3B में आ जाएगा। यदि आपको कोई भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करना है तो वो GSTR 1 और 1A के थ्रू ही होगा। अब GSTR 3B में कोई भी मैनुअल आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अब आता है ई इनवॉइसिंग को लेकर लास्ट पॉइंट। ई इनवॉइसिंग को लेकर हमेशा गवर्नमेंट क्या हो रही है, टर्नओवर की लिमिट डिक्रीज़ करती जा रही है। अब क्या हुआ, ई इनवॉइस जनरेशन 5, यदि किसी की भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ है, मतलब किसी भी फिनेंशियल ईयर में जो स्टार्ट होता है जब से GST आया है, फिनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 24-25 में, 24-25 मतलब 17-18 के पीरियड से लेकर 24-25 की किसी भी फिनेंशियल ईयर में, हाँ जी, किसी भी फिनेंशियल ईयर में यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा गई है तो आप ई इनवॉइस के क्राइटेरिया में आते हैं। चाहे आपकी करंट फिनेंशियल ईयर में वो टर्नओवर आपकी रिड्यूस कर रही हो, लेकिन इन प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में से किसी भी फिनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा गई है तो आप ई इनवॉइस के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। इसमें आपके प्रीवियस फिनेंशियल ईयर को ये ई इनवॉइस आपका B2B और B2G के केस में ही एप्लीकेबल है। यदि आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो उसकी पेनल्टी
100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। ये आपकी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में फाइल करती है। एक और पेनल्टी इसमें है जो मैक्सिमम एक्सटेंड करके 25,000 रुपये है, जो 122 सब सेक्शन 3 के अंदर है। अब ई इनवॉइस आप, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 30 डेज तक ही आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ये इनवॉइस ही नहीं, ई इनवॉइस के अंदर आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगी। नील रिलेटेड या एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए ई इनवॉइस करना मैंडेटरी नहीं है, ना ही टैक्स इनवॉइस करना मैंडेटरी है। आप इसमें बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू भी इनवॉइस को रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।